हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB। सो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर की वो न्यूज जो कि सुर्खियों में बनी रही या फिर गवर्नमेंट ने जिनमें ज्यादा फोकस किया। तो अपनी इस वीडियो में एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स और खासकर अप्रैल 2023 की हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डे थे जो अप्रैल में हमने सेलिब्रेट किए और वो एग्रीकल्चर या फिर जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जामिनेशन है उन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले 22 अप्रैल को हमने वर्ल्ड अर्थ डे मनाया। तो आपको आज के टाइम पे पता है, जैसा कि हम हर टाइम फोकस करते हैं, सस्टेनेबिलिटी इज द की। और जैसा कि हम अभी एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो अप्रैल के मंथ में आपने देखा बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स आई जहां पे एल नीनो या फिर ला नीना के इंपैक्ट की बात की गई। डेफिसिट ईयर रहेगा, मॉनसून डेफिसिट रहेगा, कम बारिश होगी या फिर क्या इसके इंप्लीकेशंस हैं, क्लाइमेट चेंज है, ये सारी बातें की गई। सिमिलरली उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डे इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो अर्थ डे है ये किस चीज के लिए है। ये एनुअल सेलिब्रेशन है जो कि ऑनर करता है अचीवमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मूवमेंट्स एंड रेजेस अवेयरनेस टू द नीड टू प्रोटेक्ट अर्थ्स नेचुरल रिसोर्सेज एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो अर्थ केवल हमको अभी यूज नहीं करनी है, इसको फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रखना है। और आप सभी को पता है जो पेरिस एग्रीमेंट है या फिर हम यूएनएफ ट्रिपल सी या फिर सीओपी की बात करते हैं, उसके बेसिस पे चैलेंजेस कितने बढ़ते जा रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ये आप सभी को पता ही है। सो अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया 22 अप्रैल को, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। उसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है इंडिया के लिए और हमारे लोकतंत्र के लिए, और खासकर बात की जाए आजादी के बाद जो सबसे बड़ी चीज हमारे पास है वो है पंचायती राज। तो नेशनल पंचायती राज दिवस जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 24 अप्रैल को, वो हमने सेलिब्रेट किया। इसके बारे में डिटेल में अभी हम आगे थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट 26 अप्रैल को हमने सेलिब्रेट किया। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है। जस्ट एक एग्जांपल लीजिए, आपके माइंड में कोई आइडिया आया, अब उस आइडिया को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई उसे फिर से कॉपी कर लेगा। तो उस टैलेंट की कद्र कैसे की जाए या उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये हमें राइट मिलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड लेवल पे इस पे काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है। इस बार की जो थीम थी वो विमेन एंड आईपी थी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, सेलिब्रेटिंग द कैन डू एटीट्यूड ऑफ द विमेन इन्वेंटर्स, क्रिएटर्स एंड द एंटरप्रेन्योर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड देयर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क। तो ये इसकी इस बार की थीम थी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, क्योंकि वो भी एक टाइप का आईपी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल सीड्स डे भी साथ में सेलिब्रेट किया गया। ये डेडिकेट है बेसिकली एडुकेटिंग द पेटेंट फ्री सीड्स, ऑर्गेनिक फूड एंड फार्मर राइट्स। पेटेंट फ्री सीड का क्या मतलब है? अभी आप कहेंगे कि सर अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से हमने बात करी उसको सेव करने की, और यहाँ पे हम कह रहे हैं पेटेंट फ्री राइट। तो बेसिकली क्या है, आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है कि अल्टीमेटली जो कंजर्व कर रहा है सीड को वो फार्मर है, क्योंकि फार्मर ही बार बार उसको ग्रो कर रहा है। बट आप सभी को पता है कि कोई भी एक नई वेराइटी आती है तो उसमें पेटेंट होता है, और पेटेंट होने की वजह से सीड बहुत महंगा होता है, अल्टीमेटली फार्मर को नुकसान होता है। या फिर मान लीजिए किसी एक कंट्री के पास है तो बाकी कंट्री उसको इजीली यूज नहीं कर सकती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। इसको देखते हुए ही यहाँ पे पेटेंट फ्री राइट की बात की गई है और साथ साथ फार्मर्स के राइट की भी बात की गई है। अगर हम पेटेंट की राइट की बात करेंगे तो किसानों के भी राइट्स हमें पता होने चाहिए या फिर उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे फर्स्ट क्लोन जो देसी गिर फीमेल काफ है गंगा, उसको प्रोड्यूस किया गया है एनडीआरआई करनाल पे। इसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, उसने ग्रोथ शो की है 6.04% ड्यूरिंग द अप्रैल टू जनवरी, और उसी के प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा जो हमने जीआई टैग की बात की, एक टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो जीआई टैग क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मतलब किसी पर्टिकुलर भौगोलिक स्थिति या फिर किसी स्थिति में कुछ एक स्पेशल जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसको अगर हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको हम ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस कहते हैं। ये नियम में कब से आया? ये 2003 से आया। लगभग आप अभी देखेंगे तो हमारी कंट्री में 465
ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। जस्ट एक एग्जांपल से आप देख सकते हैं, जैसे दार्जिलिंग टी है। दार्जिलिंग टी सिर्फ ऐसा नहीं है कि दार्जिलिंग में टी है इसलिए, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जो क्लाइमेटिक कंडीशन है या फिर दार्जिलिंग में ही वो क्वालिटी में हो सकती है, इसलिए उसको वहां का जीआई टैग दिया जाता है। उस टी को आप कहीं और लगाएंगे तो डेफिनेटली वहां भी प्रोड्यूस होगी, बट वो क्वालिटी उसमें नहीं रहेगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस दिए जाते हैं, और ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन केवल इंडिया में ही ना प्रोटेक्ट हो बल्कि पूरे विश्व में इस चीज की पूरी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इसी कड़ी में बहुत सारे जीआई टैग दिए गए, जैसे आपने देखा होगा कि मिथिला मखाना की बहुत ज्यादा बात हुई लास्ट मंथ। तो इसी तरह और सारे हैं, जैसे रीवा का सुंदरजा मैंगो है, द प्राइड ऑफ विंध्या रीजन। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी है, उसको यूरोपियन जीआई टैग मिला। जैसे क्या होता है कि जीआई टैग है तो कंट्री अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ दूसरी कंट्री के प्रोडक्ट्स को भी जीआई टैग देती है। देन बादेरवा राजमास ऑफ द जेके एंड द शोलावंदन वेत्री लाई ऑफ द तमिलनाडु टू गेट द जीआई टैग। इसके साथ साथ आप देखेंगे रामनगर भांटा ब्रिंजल को भी जीआई टैग दिया गया है। लंगड़ा मैंगो वाराणसी, छत्तीसगढ़ का नागरी दुबराज राइस वैरायटी को भी जीआई टैग मिला है। तो ये सब जीआई टैग है, ये क्या है, हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देन केरला, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो जीआई टैग, क्योंकि 465 टैग जीआई टैग्स हो चुके हैं हमारी कंट्री में, उसमें जो सबसे ज्यादा है वो केरला के पास है। इसके अलावा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करें, अगर आप सभी को पता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स होता है, गवर्नमेंट साल में 2 बार फिक्स करती है, फॉर खरीफ क्रॉप की सोइंग से पहले, रबी क्रॉप की सोइंग से पहले। सिमिलरली उसके अलावा कमर्शियल क्रॉप्स के लिए भी एमएसपी दिया जाता है, और कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं, मेजरली 3 ऐसी क्रॉप है, और बेसिकली आप कह सकते हैं 2 ऐसी क्रॉप है जिनका एमएसपी जो फिक्स्ड क्रॉप्स का एमएसपी होती है उसके बेसिस पे फिक्स किया जाता है। क्या है वो मैं बताऊंगा। तो गवर्नमेंट ने फिक्स किया रॉ जूट के लिए, आपको पता है ये कमर्शियल क्रॉप के अंदर आता है। तोरिया का एमएसपी फिक्स किया जाता है मस्टर्ड और रिपसीड के एमएसपी के बेसिस पे। तो तोरिया अगर आप देखेंगे, जो हम 22 एमएसपी क्रॉप्स कहते हैं उसके अंदर तोरिया नहीं आती है, उसके अलावा आती है। जो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स है उसमें रेपसीड एंड मस्टर्ड है, उसके बेसिस पे तोरिया का फिक्स किया जाता है। सिमिलरली कोपरा है, कोपरा के बेसिस पे ही डी हस कोकोनट का एमएसपी फिक्स किया जाता है, और वो भी 22 क्रॉप्स के अंदर नहीं है। इसके अलावा बॉल कोपरा है, मिलिंग कोपरा एंड बॉल कोपरा, तो इनके ये एमएसपी फिक्स किए गए हैं। आप देख सकते हैं रॉ जूट का 5050, तोरिया का 5450, मिलिंग कोपरा का 10860 एंड द बॉल कोपरा का 11750 किया गया है। जो मैंने अभी आपको बात बताई वो आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 22 क्रॉप्स के लिए एमएसपी फिक्स करती है या फिर प्रेस्क्राइब करती है। उसके अलावा एक क्रॉप है शुगर केन, जो कि एफआरपी के अंदर है। बट जब हम लिस्ट देखने चलते हैं, या फिर जो आप देखेंगे पीआईबी के थ्रू भी जो लिस्ट आती है, या फिर सीएसीपी की जो लिस्ट आती है, उसमें हमें 25 क्रॉप्स देखने को मिलती है। तो ये माजरा क्या है, अगर आप देखेंगे खरीफ सीजन के लिए 14 क्रॉप्स के लिए एमएसपी दिया जाता है, रबी के लिए 6 क्रॉप्स के लिए, कमर्शियल 2 क्रॉप्स के लिए दिया जाता है। तो ये कितनी हो गई टोटल, 22 क्रॉप्स हो गई। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल कैटेगरी देखेंगे तो सीरियल 7 क्रॉप्स हैं, पल्सेस 5 क्रॉप्स हैं, ऑयल सीड 8 क्रॉप्स हैं। यहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि तोरिया का जो एमएसपी है वो रेपसीड एंड मस्टर्ड के एमएसपी के बेसिस पे फिक्स किया जाता है, और तोरिया इस 22 नंबर वाली लिस्ट में नहीं है। सिमिलरली रॉ कॉटन, रॉ जूट एंड कोपरा का के बेसिस पे डी हस कोकोनट का फिक्स किया जाता है, इसलिए डी हस कोकोनट भी लिस्ट में नहीं है। और इसके साथ साथ शुगर केन। तो ये आप टोटल देखेंगे तो ये 25 हो जाता है। इस वजह से भी कई बार कंफ्यूजन होता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये 25 का नंबर कैसे आता है। 22 क्रॉप्स प्लस तोरिया प्लस डी हस कोकोनट प्लस शुगर केन, इसको मिला के 25 होता है। और जब भी आप कभी पूरा टेबल देखते हैं एमएसपी का, तो उसमें 25 क्रॉप्स इसीलिए आपको देखने को मिलती हैं। ये चीज ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन क्योंकि नाबार्ड में भी पूछा गया था लास्ट टाइम, तो ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा गया था कितनी खरीफ क्रॉप्स हैं, कितनी रबी हैं और कितनी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, तो वहां पे ये कॉम्बिनेशंस डिफरेंट दिए हुए थे। देन इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, उन्होंने सीड ट्रेसिबिलिटी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। तो बेसिकली ये सीड जो ट्रेसिबिलिटी पोर्टल है, इसका नाम क्या है, साथी सीड ट्रेसिबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड द होलिस्टिक इन्वेंट्री पोर्टल और मोबाइल ऐप, इसको लॉन्च की बेसिकली किस पर्पस के लिए, सीड प्रोडक्शन के लिए। सीड प्रोडक्शन के साथ साथ उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन की जाए, और सीड सर्टिफिकेशन, आपको पता है कि क्वालिटी पैरामीटर्स फिक्स रहने चाहिए, तो वो क्वालिटी पैरामीटर्स फिक्स हो रहे हैं कि नहीं, या फिर पूरे मेंटेन है कि नहीं, और सर्टिफिकेशन से रिलेटेड वर्क भी इससे ही किया जाएगा। ये ऐप को और पोर्टल को डेवलप किया है एनआईसी ने विद यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द एग्रीकल्चर, और जो थीम दी है वो उत्तम बीज समृद्ध किसान है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि पोर्टल डेवलप किया गया है फॉर द सीड प्रोडक्शन साथी, और उसका थीम है उत्तम बीज समृद्ध
किसान। इसके अलावा ड्रोन्स की बहुत ज्यादा बात की जाती है क्योंकि मैकेनाइजेशन की बात होती है। हमारी कंट्री में आप सभी को पता है कि मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज्यादा है और कुछ ना कुछ मैकेनाइजेशन बहुत एक बड़ा चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ने ड्रोन के थ्रू इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जिसमें कि वेरियस कैटेगरीज में फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बट इसको याद करना बहुत इजी है। कैसे? देखिए, आईसीआर इंस्टीट्यूट, केवीके, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, ओके, मतलब सरकारी संस्थान है, उसको अगर ड्रोन लेना है तो अगर आप वो ड्रोन लेता भी है तो आपको पता ही है कि वो खर्चा कहां से करेगा, गवर्नमेंट का ही पैसा है, तो गवर्नमेंट उसको 100% सब्सिडी देती है। बात एक ही है, उसके लिए 100% ड्रोन सब्सिडी है और मैक्सिमम अमाउंट है 10 लाख रुपीस पर ड्रोन। तो ये इनका पर्पस क्या होता है? केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस होता है। ऐसा नहीं है कि ये किराए पे देंगे या फिर खरीद के फार्मर्स को दे देंगे, ऐसा नहीं है, केवल डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ये यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 75% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट दी जाती है और ये भी मेजरली जो डेमो पर्पस है या फिर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस है उसके लिए दिया जाता है। फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज या एफपीओस के लिए या फिर जो उनके मेंबर्स हैं अगर वो लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो उनको 40% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट दिया जाता है अप टू ₹4 लाख। इसके अलावा कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं जो अपने सीएचसी ओपन करना चाहते हैं, उनमें 50% ड्रोन कॉस्ट तक सब्सिडी दी जाती है अप टू ₹5 लाख। और स्मॉल एंड मार्जिनल एससी/एसटी फार्मर, विमेन फार्मर, फार्मर ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न, उनको भी 50% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट अप टू ₹5 लाख। इसके अलावा जो बाकी बचे फार्मर्स, उनको 40% ऑफ द ड्रोन कॉस्ट अप टू ₹4 लाख सब्सिडी दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सरकारी इंस्टीट्यूट है तो उसके लिए फ्री है, उसके लिए 100% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। एफपीओस के लिए 75% है, डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है। इंडिविजुअल फार्मर को, एफपीओस के फार्मर को लेना है तो 40% है और यही अदर फार्मर्स के लिए भी है। एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और स्पेशल फार्मर कैटेगरी में 50% ये सब्सिडी है। अब 24 अप्रैल को हमने नेशनल पंचायती राज दिवस को सेलिब्रेट किया, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता है कि अलग से एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। तो 24 अप्रैल 2023 ये साल थोड़ा सा हमारे लिए स्पेशल था क्योंकि 30 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। 1993 में ये अमेंडमेंट या फिर हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया गया था पंचायती राज का 73rd एंड द 74th एक्ट के थ्रू, अमेंडमेंट के थ्रू, और ये इसी दिन से लागू हुआ था। 30 ईयर हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। तो ये नेशनल पंचायती राज दिवस था। गवर्नमेंट इस पे क्या कर रही है या कैसे आगे डेवलपमेंट को फोकस किया जा रहा है, अभी हमको ये तो सारी चीजें पता है, या उसको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पंचायती राज की संरचना क्या है, 3 टियर सिस्टम क्या है, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक राय मेहता कमेटी, ये सारी कमिटीज क्या थी, ये कभी और डिस्कस करेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ने फोकस किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको फोकस करते हुए 9 थीम बनाई गई हैं और उन 9 थीम के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होना है। और वो 9 मेजर थीम क्या है? पॉवर्टी फ्री एंड एनहांस लाइवलीहुड विलेज। तो विलेज में ये सबसे बड़ा एक चैलेंज है। अगर लाइवलीहुड जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो पॉवर्टी धीरे धीरे अपने आप कम होती है। इसके अलावा हेल्दी विलेज फॉर द हेल्थ केयर, चाइल्ड फ्रेंडली विलेज ताकि एजुकेशन भी वहां पे हो, वाटर सफिशिएंट विलेज जो हर घर जल है, क्लीन एंड द ग्रीन विलेज, स्वच्छ भारत मिशन। इसके साथ साथ विलेज एंड द सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारी चीजों से रिलेटेड, चाहे वो रोड का हो जो हमारे सड़क के अंदर आता है, सोशली जस्ट एंड द सोशली सिक्योर्ड विलेज, विलेज विद द गुड गवर्नेंस एंड द वुमेन फ्रेंडली विलेज। तो ये 9 थीम्स हैं जिसपे की डेवलपमेंट होना है और ये जो एसडीजीज हैं उसके ही पैरेलल बनाई गई हैं। स्वामित्व स्कीम है, इस पे इस बार फिर से फोकस किया गया 24 अप्रैल को। और स्वामित्व स्कीम अगर आप देखेंगे 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, तब वो एक पायलट बेसिस पे था। 2021 में पूरी कंट्री के लिए इसको समर्पित कर दिया गया। तो स्वामित्व क्या है? सर्वे ऑफ विलेजेस एंड द मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। बेसिकली स्वामित्व का क्या एम है कि सारे ही जो फार्मर्स हैं या फिर जो गांव के लोग हैं उनको अपने प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो उनके पास हो। कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी है, उन्हें भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, बट प्रॉपर पेपर नहीं है। प्रॉपर पेपर नहीं है तो फिर वो उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे लोन लेने नहीं जा सकते हैं, तो जो उनके मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं वो उनको नहीं मिलते हैं। तो ये एक तो लोन लेना तो सिर्फ एक कंडीशन थी, इसके अलावा भी बहुत सारे काम हो सकते हैं जो कि नहीं हो पाते हैं कागजों के अभाव में। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम उनको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स देंगे और ये प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। स्वामित्व मेरी संपत्ति मेरा हक कैंपेन, और ये इसमें कवर किया जा रहा है ना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे 9 स्पेशल वर्क है, कैंपेन्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अभी चलाई हैं, जिसमें से कि 5
जो स्पेशल वर्क है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के ही है, उसके अलावा 4 वर्क और हैं जिसमें कि अदर मिनिस्ट्रीज भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि आप देखेंगे समग्र आवास, तो आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो कि 2024 तक है, वो स्पेशली जो रूरल और द वनरेबल सोसाइटी के लोग हैं उनको हाउस देने का काम करती है, तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की ही स्कीम है। फाइनेंशियल लिटरेसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिजिटल ट्रांजैक्शन ग्राम पंचायत लेवल पे, सोशल मोबिलाइजेशन एलिजिबल रूरल वुमेन का इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप, आप सभी को पता है DNRLM के थ्रू ये अचीव होता है। प्लांटेशन ड्राइव ऑन द रिवर बैंक्स अंडर द मनरेगा, ये कैंपेन चल रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर। इसके अलावा अदर कैंपेन है जो कि पार्टनरशिप है दूसरी मिनिस्ट्री की, जैसे आप देखेंगे स्वस्थ महिला समृद्ध समाज, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ है। इसके साथ साथ पशुधन जागृति अभियान है इंटेंसिव अवेयरनेस, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड डेयरिंग के साथ है। स्वामित्व है मेरी संपत्ति मेरा हक, तो ये पंचायती राज मिनिस्ट्री की स्कीम है उसके साथ में। नेचुरल फार्मिंग विद SHG विमेन, तो ये एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ में ये स्कीम है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं या फिर ये स्पेशल कैटेगरीज हैं जिनपे की मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वर्क कर रही है। इसके अलावा इंडिया की वेटलैंड वंडर मेजॉरिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, रामसर साइट्स जो पहले 2014 में 26 थी वो अभी बढ़ के 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। लास्ट ईयर आप सभी को पता है काफी ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स हम लास्ट ईयर में ऐड हुई थी, तो ये कंडीशन है। इसके अलावा बाकी जो जारी चीजें हैं वो हम आपको इन्फोग्राफिक्स के थ्रू देते रहते हैं। आई होप कि हमने कुछ लिमिटेड टाइम में बहुत सारी चीजें डिस्कस की होंगी, आपको डेफिनेटली इससे आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्प होगा। तो आप बने रहें iExamB के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें, सो दैट यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर फॉर योर एग्जामिनेशन। और कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।